किसी भी होटल की असली कहानी तब शुरू होती है जब सारे मेहमान जा चुके होते हैं, रिसेप्शन की मुस्कान उतर चुकी होती है और लॉबी की कॉफी की खुशबू की जगह हल्की सी सफाई की गंध रहने लगती है। दिन के शोर के बाद जो सन्नाटा बचता है, उसी में पता चलता है कि यह इमारत सिर्फ ईंट और शीशे से बनी है या इसमें सच में कुछ जिंदा है। उस रात मैं होटल सनराइज पैलेस में था। यह कोई 5 सितारा बड़ी प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन शहर के बाहरी हिस्से में बनी यह पुरानी इमारत अपनी उम्र और इतिहास दोनों की वजह से एक अजीब किस्म का वजन रखती थी। मेरे लिए यह बस एक जगह थी जहां मुझे एक रात रुकना था, और मैनेजमेंट के लिए यह वह रात थी जब कई हफ्तों के बाद होटल पहली बार पूरी तरह खाली होने वाला था। मेरा नाम आरव सिन्हा है। मैं क्राइम एनालिस्ट हूँ। मेरी आदत यह देखने की है कि जो जगहें आम लोगों के लिए सिर्फ ठहरने की होती हैं, वहाँ असल में चीजें कैसे घटती हैं। उस शाम होटल मैनेजर ने मुझे बुलाया था। असल में मैं एक कंसल्टिंग काम के लिए आया था। उन्हें सिक्योरिटी ऑडिट चाहिए था। कैमरे कहाँ लगे हैं, रात की ड्यूटी कैसे चलती है, किस तरह की बदनामी से बचा जा सकता है, ऐसी ही बातें। होटल की लॉबी में उस समय सिर्फ 3 लोग सक्रिय थे। सामने रिसेप्शन पर करण बैठा था, लगभग 30 के आसपास उम्र, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे। यह उन लोगों में से था जो रात की शिफ्ट को बस जॉब नहीं बल्कि अपनी छोटी सी दुनिया मान लेते हैं। बगल में बेल बॉय रोहित था, दुबला पतला, वही जो हर किसी के सूटकेस के वजन से ज्यादा टिप की संभावना तौलता है। और पीछे ऑफिस में स्टील की अलमारी के पास मैनेजर नरेश बैठे थे, जिनके चेहरे पर हमेशा वही भाव रहता था, जैसे हर दिन कुछ गलत होने की उम्मीद हो, और जब वह नहीं होता तो एक दिन का फायदा हो गया। शाम के करीब 8 बजे लॉबी अचानक हल्की लगने लगी। ज्यादातर मेहमान दिन में ही चेकआउट कर चुके थे। 2 कमरों से अभी भी चेकआउट बाकी था। उनमें से एक मेरा कमरा था, जिसे मैंने अगले दिन दोपहर तक के लिए लिया हुआ था। दूसरा कमरा था 502, और उसी कमरे का मेहमान इस कहानी में आखिरी कहलाने वाला था। उस आदमी का नाम था आरमान कौल। वह करीब 7 बजे के आसपास फ्रंट डेस्क पर आया था। लंबा कद, अच्छे सूट में, लेकिन चेहरे पर वही थकी हुई सतर्कता जो उन लोगों में दिखती है जो बहुत कुछ छुपा रहे होते हैं पर फिर भी मुस्कराते हैं। उसके कमरे में 2 सूटकेस थे। एक छोटा बैग हर वक्त उसके साथ रहता था। उसने नाश्ते का बिल साइन करते हुए एक बार रिसेप्शन स्क्रीन पर कमरे वालों की लिस्ट देखी, फिर कैजुअली सा पूछा, आज रात और कितने मेहमान हैं। करण ने कहा कि सर बस आप और एक और कमरा। होटल कल से मेंटेनेंस के लिए कुछ दिन बंद रहेगा, तो आज ज्यादातर लोग निकल गए हैं। यह सुनते ही आरमान ने 1 सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, अच्छा है, शोर कम रहेगा, नींद अच्छी आएगी। उसका यह वाक्य मैंने दूर से ही सुना। मैं लॉबी के कोने में बैठे हुए अपनी कॉफी खत्म कर रहा था, लेकिन कान आदतन हर बातचीत पर रहते हैं। जब आपने बरसों तक इसी काम में समय बिताया हो तो आप जान जाते हैं कि किस तरह के सवाल आम नहीं होते। यह जानना कि होटल में कितने लोग हैं, वह भी रात से पहले, हमेशा सिर्फ जिज्ञासा नहीं होता। करीब 9 बजे के आसपास नरेश मेरे पास आए और बोले, सर थोड़ा ऊपर चलते हैं, मैं आपको कैमरे दिखाना चाहता हूँ। हमने रिसेंटली नए सीसीटीवी लगवाए हैं, आप एक बार देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। हमने सीढ़ियों वाला कॉरिडोर, सर्विस एरिया और मुख्य फ्लोर सब कवर किया है, बस बैक एग्जिट वाले हिस्से में थोड़ा डेढ़ एंगल बचता है। हम दोनों कंट्रोल रूम जैसी छोटी सी जगह में गए, जहां 3 मॉनिटर दीवार पर लगे हुए थे। एक में लॉबी दिख रही थी,
दूसरे में बैक गेट, तीसरे में 5वीं मंजिल का कॉरिडोर। मैंने एक नज़र स्क्रीन पर डाली तो 5वीं मंजिल के कॉरिडोर में सिर्फ एक ही कमरा लाइट के साथ दिख रहा था। 502, बाकी सारे कमरे बंद थे। नरेश ने गर्व से बताया कि आज रात तो सेफ्टी का कोई टेंशन ही नहीं, बस 2 कमरों के अलावा सब खाली। आप हैं और वो अरमान सर हैं। सुबह तक हाउसकीपिंग भी हल्के मोड में रहेगी। कल से हम पूरा पेंटवर्क शुरू कर रहे हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि जब चीजें बहुत आसान लगें तब सबसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। काम के अनुभव ने यही सिखाया था। करीब 9:30 बजे अरमान नीचे आया। उसने कैजुअल कपड़े पहने थे, टी शर्ट और जीन्स, हाथ में वही छोटा बैग, और रिसेप्शन पर आकर बोला, करण, मैं थोड़ी देर बाहर तक जा रहा हूँ, एक मीटिंग है, देर हो सकती है। मेरा कार्ड तुम लोग संभाल लेना। अगर मैं लेट हो जाऊं तो रूम सर्विस की जरूरत नहीं पड़ेगी। करण ने मुस्कुराकर कहा, नो प्रॉब्लम सर, हम यहाँ हैं। अरमान ने इधर उधर एक नजर डाली। एक पल के लिए हमारी नजरें मिली। उसने हल्का सा सिर हिलाया। मैंने भी जवाब में वही किया। उस मुद्दे पर कुछ खास सोचा नहीं, लेकिन वह छोटा सा एक्नॉलेजमेंट बाद में याद रहा। वह बाहर गया तो सीसीटीवी स्क्रीन पर उसकी परछाई बैक गेट से निकलती हुई दिखी। नरेश ने स्क्रीन पर टाइम देखा, 9:40। करीब 1 घंटे बाद लॉबी और भी शांत हो चुकी थी। स्टाफ ने जूते ढीले कर दिए थे। टीवी पर म्यूटेड न्यूज चल रही थी और बाहर बारिश की हल्की बूंदें शीशे पर धीमे पैटर्न बना रही थीं। मैंने अपने कमरे में जाने से पहले करण से पूछा, आखिरी गेस्ट अभी तक वापस नहीं आए? करण ने कहा, नहीं सर, शायद सीधे निकल जाएंगे। कभी कभी बिजनेस लोग रात को ही आगे की ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। उन्होंने पहले ही बताकर रखा था कि शायद लेट हो जाएं। मैं ऊपर अपने कमरे में चला गया, 4थी मंजिल पर, और दरवाजे के पास लगे छोटे कैमरे की तरफ एक क्षण देखा। आदत के तौर पर जब आप जानते हैं कि कहाँ निगाहें लगी हैं तो चलना अलग तरह से लगता है। मैंने कमरे की लाइट जलाते हुए सोचा कि यह होटल पुराने जमाने के हिसाब से अच्छा मेंटेन है, पर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है कि यह लोगों को एक झूठा भरोसा देता है, जैसे यहाँ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। रात करीब 11 बजे के आसपास मैं फिर से नीचे आया। मुझे नरेश से कुछ कागज साइन कराने थे। कंट्रोल रूम की लाइट अभी भी जल रही थी। करण ऊँघ रहा था लेकिन जाग ही रहा था। नरेश ने मुझे देखते ही कहा, बस सर, सब क्लोज हो गया। किचन शटडाउन, बैकगेट लॉक, मेन एंट्रेंस पर नाइट लॉक लग गया। होटल ऑफिशियली बंद। मैंने कैजुअली पूछा, 502 का क्या हुआ? वे लौटे। करण ने सिस्टम में देखा और बोला, उन्होंने चेकआउट ऑनलाइन कर दिया है। उनके कार्ड पेमेंट से क्लियर हो गया। फोन पर कंफर्मेशन भी हो गया। वे शायद सीधे एयरपोर्ट चले गए। कमरा की ड्रॉप में है। मैंने की बॉक्स की ओर देखा। वहां रूम 502 की सच में रखी थी, चमकती पीतल की चाबी, जैसे हाल ही में किसी ने छोड़ी हो। मैंने स्क्रीन पर नजर डाली। 5वीं मंजिल का कॉरिडोर अब पूरी तरह शांत था। सभी दरवाजे बंद, कोई मूवमेंट नहीं। नरेश ने मुस्कुराकर कहा, देखिए सर, पूरे होटल में सिर्फ आप ही गेस्ट बचे हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आज रात हमारे लिए आखिरी नाइट ड्यूटी ऐसी हो गई जैसे हम खुद के लिए काम कर रहे हों। उसने हल्का मजाक किया, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सा हल्कापन था, जैसे उसे भी कुछ राहत मिली हो। मैंने कहा, होटल का सबसे डेंजरस टाइम वही होता है जब स्टाफ ये सोच ले कि अब कुछ होने वाला नहीं है। उसने हंसकर बात टाल दी, बोला, आप तो हर चीज को क्राइम की नजर से देखते हैं। हम थोड़ी देर बाद लाइट्स भी डिम कर देंगे। सिक्योरिटी सिर्फ बेसिक लेवल पर रहेगी। बैक गेट तो लॉक ही है। एग्जिट सिर्फ मेन से पॉसिबल है। मैं अपने कमरे की ओर लौट रहा था तो 4थी मंजिल के कॉरिडोर में चलते हुए एक पल के लिए ऊपर देखने का मन हुआ। 5वीं मंजिल की सीढ़ियां वहीं से जाती थीं।
ऊपर अंधेरा था, बस इमरजेंसी लाइट की हल्की सी चमक। मुझे अचानक लगा जैसे ऊपर से किसी ने पल भर के लिए नीचे झांका हो, लेकिन यह एहसास इतना हल्का था कि मैंने उसे अपने दिमाग की थकान मानकर छोड़ दिया। कमरे में जाकर मैंने लाइट बंद की, सिर्फ खिड़की के पास की लैंप छोड़ दी और बिस्तर पर लेटते हुए सोचा कि ऐसे होटल अक्सर कितनी कहानियों के गवाह होते हैं। बिजनेस डील्स, अफेयर, ब्रेकअप्स, झूठी हंसी, असली आंसू। लेकिन आज की रात अलग थी। आज रात इन दीवारों के पास हमारे अलावा कोई नहीं था। यह बात खुद नरेश और करण कई बार बोल चुके थे। नींद हल्की आती है मुझे, खासकर जब किसी नई जगह पर हूँ। रात करीब 1:30 मेरी नींद टूटी। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ एसी की आवाज, बाहर से थोड़ी हवा। मैं पानी पीने के लिए उठा और बेड के पास रखे कमरे के फोन की तरफ देखा। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे लैंडलाइन की लाइट ब्लिंक हुई हो, फिर स्थिर हो गई। मैंने खिड़की से बाहर झांका। नीचे पार्किंग में सारी गाड़ियां सीधी लाइन में खड़ी थीं। एक भी नई गाड़ी नहीं आई थी। बैक गेट के ऊपर लगा सिक्योरिटी लाइट जल रहा था, किसी मूवमेंट का निशान नहीं था। मैं वापस लेटने ही वाला था कि मुझे लगा ऊपर से बहुत हल्की सी कोई आवाज आई, जैसे लकड़ी का फर्श थोड़ा दबा हो। वह आवाज इतनी कम थी कि अगर एसी तेज होता तो शायद सुनाई भी नहीं देती। लेकिन जब आप जाग चुके होते हैं तो छोटे छोटे साउंड भी अलग लगते हैं। मैंने खुद से कहा, शायद हवेली जैसी पुरानी स्ट्रक्चर में ऐसा होना सामान्य है। पुरानी लकड़ी सांस लेती रहती है। लेकिन दिमाग ने यह सवाल उठा ही दिया कि अगर 5वीं मंजिल के सारे कमरे खाली हैं तो वहां से आवाज किसकी हो सकती है। मैंने फ्रंट डेस्क पर कॉल करने के बारे में सोचा, फिर छोड़ा। बेवजह स्टाफ को डिस्टर्ब करना मुझे पसंद नहीं, खासकर तब जब आपके पास कोई ठोस वजह न हो। मैंने खुद को समझाया कि सुबह कैमरे देख लेना, अभी रात को दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है। धीरे धीरे नींद और जागने के बीच की पतली सी लाइन पर मैं दोबारा चलने लगा। कभी थोड़ा सो जाना, कभी फिर से आंखें खुल जाना। और इस बीच होटल अपनी सबसे खतरनाक अवस्था में चला गया। वह समय जब लोग जाग भी रहे होते हैं और खुद को सोया हुआ मान भी रहे होते हैं। सुबह की पहली रोशनी पर्दों की दरार से अंदर आई तो मैंने घड़ी देखी, 7 बजने वाले थे। नीचे से हल्की हलचल की आवाज आने लगी थी। हाउसकीपिंग की ट्रॉली, केटल की खनखनाहट और रिसेप्शन की धीमी आवाजें, सब सामान्य लग रहा था। मैं नीचे उतरा तो करण काउंटर के पीछे खड़ा नहीं बैठा था। उसकी पोस्चर में फर्क था। नरेश उसके बगल में खड़े थे और दोनों की आंखों में वह सन्नाटा था जो रात से नहीं, किसी और चीज से आता है। मैंने जैसे ही पास जाकर गुड मॉर्निंग कहा, करण ने मेरी तरफ देखा लेकिन जवाब देने से पहले 2 सेकंड लिया। मैंने पूछा, सब ठीक है? तो नरेश ने कहा, सर एक अजीब सी बात हो गई है। हाउसकीपिंग के लड़के ने 5th फ्लोर का कॉरिडोर साफ करने के लिए की ली और जैसे ही वो 502 के पास पहुंचा, उसने कहा कि अंदर से हल्की सी गंध आ रही है, जैसे रूम रात भर बंद रहा हो और किसी ने खिड़की नहीं खोली। यह तो नॉर्मल है, लेकिन उसने डोर पर नॉक किया, आदतन, फिर भी। और फिर उसने सडनली मुझे आकर बताया कि यह रूम तो ऑक्यूपाइड दिख रहा है। मैंने कहा, इम्पॉसिबल, आपने तो खुद कहा था कि आरमान ने चेकआउट कर लिया था, की बॉक्स में की रखी है, कमरे में कोई नहीं होना चाहिए। नरेश ने बोला, सिस्टम यही दिखा रहा था, लेकिन हाउसकीपिंग ने कहा कि अंदर कुछ गड़बड़ है। हमने बैकअप की से डोर चेक किया, लैच अंदर से नहीं लगा था, बस सामान्य लॉक था। और वह यहाँ तक बोलकर रुक गया, जैसे आगे के शब्द उसके गले में अटक गए हों। मैंने खुद ही आगे पूछा, और जब आपने दरवाजा खोला तो क्या देखा? नरेश ने मेरी तरफ देखकर कहा, सर, अगर सारी रात होटल खाली था, अगर कोई गेस्ट नहीं बचा था, तो 502 में कोई कैसे हो सकता है? लेकिन वह था, वही आरमान कॉल कमरे के बीच में फर्श पर, और ब्रीदिंग नहीं कर रहा था। उस वक्त तक यह कोई प्लान नहीं लग रहा था, पर मुझे पता था, यह कहानी वहीं से शुरू हुई है जहां से हम सबने सोचा था कि यह खत्म हो चुकी है। और यह होटल,
जो रात भर प्रैक्टिकली खाली माना जा रहा था, अब एक क्राइम सीन बन चुका था। और सबसे अजीब बात यह थी कि रिकॉर्ड्स के हिसाब से आरमान तो रात में चेकआउट कर चुका था। फिर सवाल यह था कि सुबह 502 में जो बॉडी मिली वह किसकी थी। नरेश की बात पूरी होते ही लॉबी में अजीब सा सन्नाटा छा गया। वह सन्नाटा जो आवाज के न होने से नहीं बल्कि किसी बहुत भारी सच्चाई के अचानक सामने आ जाने से पैदा होता है। करण ने काउंटर पकड़ा हुआ था, जैसे अगर उसने हाथ छोड़ा तो जमीन खिसक जाएगी। मैंने सबसे पहले घड़ी देखी, 7:04। सुबह का समय ऐसा होता है जब झूठ भी नींद में होता है और सच अचानक बहुत साफ दिखाई देता है। मैंने नरेश से कहा कि किसी को भी अभी ऊपर न जाने दें और सबसे पहले मुझे उस कमरे तक ले चलें। लिफ्ट चालू थी, लेकिन हम सीढ़ियों से गए। 5वीं मंजिल तक जाते हुए हर सीढ़ी पर वही सवाल घूम रहा था कि अगर पूरे सिस्टम में आरमान का चेकआउट हो चुका था, अगर उसकी चाबी रात में ही जमा हो चुकी थी और अगर होटल रात भर बंद माना गया था, तो वह वापस कमरे में कैसे पहुंचा। 5वीं मंजिल का कॉरिडोर दिन के उजाले में भी ठंडा लग रहा था। खिड़कियों से धूप कम और परछाइयां ज्यादा आ रही थीं। रूम 502 के सामने हाउसकीपिंग की ट्रॉली खड़ी थी और वहीं 2 स्टाफ सदस्य चुपचाप खड़े थे, जैसे उनकी ड्यूटी अचानक किसी और ही कहानी का हिस्सा बन गई हो। नरेश ने मास्टर की आगे किया और दरवाजा खोला। इस बार कोई ड्रामेटिक आवाज नहीं हुई, बस वही साधारण क्लिक। लेकिन उस क्लिक के साथ जो दृश्य सामने आया वह साधारण नहीं था। आरमान कॉल फर्श पर पीठ के बल पड़ा था, सिर थोड़ा एक तरफ मुड़ा हुआ, आंखें अधखुली, जैसे नींद और जागने के बीच अटक गया हो। कमरे में किसी तरह की मारपीट का कोई साफ निशान नहीं था। न तो फर्नीचर टूटा हुआ, न ही खून के छींटे, लेकिन हवा में एक भारी सी रुकावट थी, जैसे कमरा अपने अंदर कुछ रोक कर बैठा हो। मैंने सबसे पहले खिड़कियों की तरफ देखा। दोनों बंद थीं, पर्दे आधे खुले हुए, बाहर का शोर अंदर नहीं आ रहा था। एसी बंद था, लेकिन रूम टेम्परेचर अजीब तरह से स्थिर था, जैसे रात भर किसी ने इसे वैसा ही छोड़ा हो। मैंने नरेश से पूछा कि पुलिस को कॉल किया या नहीं। उसने सिर हिलाया और कहा कि अभी तक नहीं, क्योंकि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे और क्या बताए। होटल प्रैक्टिकली खाली था और जो गेस्ट मिला वह सिस्टम के हिसाब से यहाँ था ही नहीं। मैंने कहा कि अब यह कोई इंटरनल मैटर नहीं है और उसे तुरंत कॉल करने को कहा, लेकिन साथ ही एक बात साफ की कि जब तक पुलिस नहीं आती कोई भी यहाँ कुछ न छुए। यही पहला नियम होता है जब कहानी गलत दिशा में जा सकती है। मैंने कमरे का निरीक्षण शुरू किया। बेडसाइड टेबल पर आरमान का फोन पड़ा था, डिस्प्ले ऑफ, कोई मिस्ड कॉल या मैसेज विजिबल नहीं। चार्जर प्लग में नहीं लगा था। बेडसाइड लैंप बंद थी, जैसे रात को कमरे में रोशनी की जरूरत नहीं पड़ी हो। बाथरूम का दरवाजा खुला था, अंदर सब सामान्य लग रहा था। टॉवेल रैक पर एक टॉवेल टंगा हुआ था, हल्का गीला, जैसे हाल ही में इस्तेमाल हुआ हो। मिरर पर भाप के निशान नहीं थे, मतलब शॉवर सुबह नहीं लिया गया था। मैंने फर्श पर ध्यान दिया, कारपेट साफ था, किसी स्ट्रगल के मार्क्स नहीं। डिवाइडिंग टेबल अपनी जगह पर, चेयर सीधी खड़ी। यह हत्या किसी जल्दबाजी या गुस्से में नहीं हुई लगती थी, बल्कि ऐसे जैसे सब कुछ बहुत सोच समझकर किया गया हो। नरेश की आवाज थोड़ी कांप रही थी जब उसने कहा कि हाउसकीपिंग ने बताया कि जब उसने नॉक किया था तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसे लगा था कि कमरे में कोई है, क्योंकि अजीब सी स्मेल थी, किसी बंद जगह में रुकी हुई हवा जैसी। मैंने झुककर आरमान के चेहरे को देखा। होंठ हल्के नीले पड़ चुके थे, गर्दन पर कोई साफ निशान नहीं दिख रहा था। यह साफ चोकिंग या स्ट्रैंगुलेशन नहीं लग रहा था और न ही ऑब्वियस पॉइजनिंग। ऐसी मौतें अक्सर सबसे ज्यादा सवाल छोड़ जाती हैं। मैं खड़ा हुआ और पूरे कमरे को एक बार फिर देखा और फिर पीछे हटकर दरवाजे को ध्यान से देखा। लैच सामान्य थी, कोई ब्रेक इन नहीं, कोई फोर्स नहीं, और सबसे अहम बात यह कि कमरे में घुसे बिना पीछे से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था।
होटल का यह कमरा अब सिर्फ रूम नंबर 502 नहीं था, यह एक टाइमलाइन बन चुका था, और उस टाइमलाइन में सबसे बड़ा गैप वही था जिसे सिस्टम ने रात में दिखाया था। मैंने नरेश से कहा, मुझे पूरी रात की सीसीटीवी फुटेज चाहिए, बैकगेट, मेन एंट्रेंस और खासकर 5वीं मंजिल का कॉरिडोर। वह बोला कि सब रिकॉर्ड हो रहा है और कोई अनयूजुअल मूवमेंट रिपोर्ट नहीं हुई। जब हम नीचे लौटे तो करण कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा था। उसके चेहरे पर वही एक्सप्रेशन था जो तब आता है जब नंबर्स कुछ और कह रहे हों और सामने खड़ा सच कुछ और। उसने कहा कि सिस्टम लॉग्स के हिसाब से आरमान ने रात 9:45 पर डिजिटल चेकआउट किया था, पेमेंट क्लियर हुई थी और उसके बाद उसकी प्रोफाइल इनएक्टिव हो गई थी। मैंने पूछा कि कब डिपॉजिट हुई। करण ने बताया कि रात करीब 10:30 बजे की ड्रॉप में रूम 502 की पाई गई थी। सीसीटीवी लॉग्स कंफर्म करते हैं कि कोई स्टाफ मेंबर उस तरफ नहीं गया था, मतलब कि गेस्ट ने ही ड्रॉप की थी। अब कहानी में एक और सवाल जुड़ गया था। अगर आरमान ने सच में रात को की डिपॉजिट की थी और अगर उसकी डिजिटल चेकआउट एंट्री सही थी, तो उसका वापस कमरे में जाना सिस्टम में कैसे दर्ज नहीं हुआ। पुलिस के आने से पहले मैंने एक आखिरी बार कमरे के कीपैड और लॉक मैकेनिज्म को देखा। यह पुराना मैग्नेटिक कार्ड सिस्टम था जिसमें हर एंट्री एग्जिट का रिकॉर्ड बनता था। लॉग अभी भी इंटैक्ट थे, लेकिन उनमें रात 10 के बाद रूम 502 से जुड़ा कोई एक्सेस नहीं दिखा रहा था। इसका मतलब साफ था, आरमान ने उस दरवाजे को खोलने के लिए अपना कार्ड दोबारा इस्तेमाल नहीं किया था। तभी मेरे दिमाग में एक अनकंफर्टेबल सवाल उठा, अगर उसने दरवाजा खोला ही नहीं, तो वह अंदर पहुंचा कैसे? और अगर वह अंदर पहुंचा नहीं, तो जो बॉडी कमरे में मिली है, वह रात वहां थी या किसी ने उसे बाद में वहां रखा? मैंने यह सवाल नरेश से नहीं पूछा, क्योंकि कुछ सवाल पहले खुद से पूछे जाते हैं और जवाब भी खुद से ही निकाले जाते हैं, खासकर तब जब आप जानते हैं कि यह मामला बस एक होटल डेथ नहीं है, यह एक डेलिब्रेटली क्रिएटेड कंफ्यूजन है। पुलिस की पहली गाड़ी बाहर आकर रुकी। सायरन हल्की थी, लेकिन उसकी आवाज ने होटल की उस झूठी खामोशी को तोड़ दिया जो रात भर फैली रही थी। और यहीं से यह कहानी अब सिर्फ होटल के अंदर की नहीं रही। मैं एक पल के लिए सीढ़ियों की तरफ देखा, वही सीढ़ियां जिनसे रात में शायद किसी ने ऊपर नीचे आने की आवाज पैदा की थी। और पहली बार मुझे साफ लगा कि जो आवाज मैंने सुनी थी वह इमेजिनेशन नहीं थी। किसी ने सच में उस खाली मानी जा रही मंजिल पर कदम रखा था और उसने जानबूझकर ऐसा किया था। पुलिस के आने के बाद होटल का माहौल अचानक बदल गया। वह शांत जगह जो कुछ घंटों पहले लगभग बंद पड़ी थी अब सवालों से भर चुकी थी। वर्दी की मौजूदगी ने लोगों को यह एहसास दिला दिया था कि अब जो भी कहा जाएगा वह सिर्फ बात नहीं बल्कि रिकॉर्ड बनेगा। इंस्पेक्टर वर्मा ने कमरे का एक तेज सा मुआयना किया। उन्होंने भी वही देखा जो हमने देखा था, बिना टूट फूट के कमरा, बिना लड़ाई के निशान और एक शरीर जो गलत जगह पर शांत पड़ा हुआ था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बिना भूमिका के कहा कि यह आम मौत नहीं लगती, यह किसी ने बहुत सोच समझकर की है। मैंने उनसे पूछे बिना ही बताया कि आरमान कॉल सिस्टम के हिसाब से रात में यहाँ था ही नहीं। उसका डिजिटल चेकआउट, की डिपॉजिट और एक्सेस लॉग्स सब कह रहे थे कि उसने होटल छोड़ दिया था, लेकिन शरीर इन सब बातों को झूठा साबित कर रहा था। वर्मा ने एक पल के लिए चुप रहकर कहा कि ऐसी मौतें ही असली मुसीबत होती हैं, क्योंकि जब रिकॉर्ड और सच्चाई अलग अलग बातें करें तो किसी एक ने झूठ जरूर बोला होता है। स्टाफ को नीचे लॉबी में बैठाया गया। करण, रोहित, हाउसकीपिंग का लड़का अर्जुन और नाइट गार्ड महेश, 4 लोग और 4 अलग अलग कहानियां। हर किसी को लगा कि वह बस अपना काम कर रहा था, लेकिन हर सही काम के बीच एक गलत टाइमिंग छुपी होती है। करण से शुरुआत हुई। उसने बताया कि आरमान का व्यवहार अजीब था लेकिन डरावना नहीं। उसने बस इतनी बात कही थी कि रात को बाहर जाना है और देर हो सकती है।
करण ने यह भी कहा कि जब उसने ड्रॉप की देखी तो उसे लगा कि आरमान शायद निकल गया है, क्योंकि चेकआउट कन्फर्मेशन भी उसी वक्त आया था। वर्मा ने पूछा कि उसने कभी वापसी की बात की थी या किसी से मिलने की। करण ने मना किया, लेकिन बोलते वक्त उसकी आंखें स्क्रीन से हटकर मेरी तरफ आईं और वापस झुक गईं। वह छोटा सा मूवमेंट अक्सर तब होता है जब इंसान बात खत्म होने से पहले खुद को याद दिलाता है कि क्या नहीं कहना है। रोहित ने बताया कि उसने आखिरी बार आरमान को रात करीब 9:45 होटल से बाहर जाते देखा था और उसके बाद नहीं। लेकिन फिर उसने खुद ही जोड़ा कि रात करीब 11 के आसपास उसने 5वीं मंजिल से लिफ्ट का बेल सुना था। उसने सोचा कोई स्टाफ होगा, क्योंकि गेस्ट लौटने का कोई रीजन नहीं था। यह पहली असंगति थी, क्योंकि मेंटेनेंस मोड में उस वक्त लिफ्ट ऑटो लॉक पर थी और बिना मास्टर कार्ड के उसे बुलाया नहीं जा सकता था। अर्जुन ने कहा कि उसने सुबह दरवाजे पर नॉक करते वक्त गंध महसूस की थी, लेकिन उसने साफ बताया कि दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था, बस नॉर्मल मैग्नेटिक लॉक था, और जैसे ही खोला गया कमरा रात भर बंद रहने जैसा लगा। महेश, नाइट गार्ड, सबसे शांत था। उसने बताया कि मेन गेट और बैक गेट दोनों रात भर लॉक्ड रहे, किसी की एंट्री नहीं हुई। लेकिन फिर अचानक उसने कहा कि रात करीब 1 बजे सीसीटीवी स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हुई थी, फिर वापस चलने लगी थी। उसने उस वक्त कोई एंट्री नहीं देखी, लेकिन फ्रीज होना उसका ध्यान खींच गया था। मैंने उसी वक्त वर्मा की तरफ देखा, क्योंकि यह फ्रीज कहानी में मिसिंग सेकंड्स जैसा था, और मिसिंग सेकंड्स अक्सर पूरी रात की कहानी बदल देते हैं। हम फिर से कंट्रोल रूम गए। डीवीआर सिस्टम अभी भी रनिंग था। वर्मा ने टेक्नीशियंस से कहा कि रॉ फुटेज निकालो, बिना एडिट, बिना कॉम्प्रेशन, सो एवरी फ्रेम काउंट करे, और वही फुटेज सबसे ज्यादा डराने वाली निकली। रात 1:04 से 1:09 तक सीसीटीवी फीड फ्रोजन थी। स्क्रीन कैप्चर उसी फ्रेम पर अटकी हुई थी जिसमें कॉरिडोर खाली दिख रहा था, और फिर अचानक नेक्स्ट फ्रेम में वही कॉरिडोर दिखा, लेकिन लाइटिंग थोड़ी अलग थी, जैसे कुछ बदल गया हो। 5 मिनट का गैप, न कोई मूवमेंट रिकॉर्ड, न कोई एंट्री, न कोई एग्जिट। वर्मा ने सीधे पूछा, इन 5 मिनटों में ऊपर कौन जा सकता था? महेश ने कहा कि थियोरेटिकली कोई भी नहीं, क्योंकि लिफ्ट लॉक्ड थी और सीढ़ियों पर मोशन सेंसर था, लेकिन सेंसर्स भी उसी वक्त इनएक्टिव थे। यह बात अब सिर्फ सस्पेक्टेड मर्डर नहीं रही थी, यह प्लान्ड मैनिपुलेशन थी। मैंने वर्मा से धीरे से कहा कि इसका मतलब यह नहीं कि कोई बाहर से आया, इसका मतलब यह है कि जो अंदर था वही सिस्टम जानता था। रोहित ने अचानक कहा कि मेंटेनेंस ऑफिस की मास्टर की और कार्ड हमेशा कंट्रोल रूम के पास लॉकर में रहते हैं, और उस लॉकर की एक्सेस सिर्फ 2 लोगों के पास है, नरेश और महेश। महेश की सांस हल्की तेज हो गई। उसने कहा कि उसने लॉकर खोला ही नहीं, और फिजिकल चेक में भी लॉकर इंटैक्ट मिला था, लेकिन लॉकर इंटैक्ट होना यह साबित नहीं करता कि किसी ने उसे खोला नहीं। यह सिर्फ बताता है कि किसी ने उसे बंद कर दिया था। इसी बीच फॉरेंसिक टीम ने प्रीलिमिनरी रिपोर्ट दी। टाइम ऑफ डेथ देर रात और सुबह के बीच था। एग्जैक्ट विंडो वही 5 मिनट वाला गैप हो सकता था। पॉइजन ट्रेस लो थी, ऐसा जहर जो घबराहट या स्ट्रगल नहीं करता, बस शरीर को धीरे शटडाउन पर भेजता है। अब सवाल यह नहीं था कि किसने मारा, सवाल यह था कि किसने इंतजार किया। क्योंकि यह हत्या गुस्से में नहीं हुई थी, यह पेशेंस में हुई थी। मेरे दिमाग में एक सेंटेंस बार बार लौट रहा था, लास्ट गेस्ट कभी लास्ट नहीं होता, वह बस आखिरी माना जाता है, और इसी भरोसे का फायदा सबसे ज्यादा उठाया जाता है। मैंने सबको रूम 502 की तरफ देखा। वह कमरा अब सील्ड था, लेकिन उसकी दीवारें अभी भी वही बातें जानती थीं, और मुझे यकीन था कि अगर इस मिस्ट्री को सुलझाना है तो हमें होटल को गेस्ट की तरह नहीं बल्कि स्टाफ की तरह देखना होगा। क्योंकि जब मेहमान चले जाते हैं तब असली खेल शुरू होता है।
होटल अब सिर्फ एक इमारत नहीं रहा, वह एक बंद दिमाग जैसा हो गया था, जहां हर रास्ता किसी न किसी सोच से टकरा रहा था। पुलिस ने मेन गेट सील कर दिया था और अंदर मौजूद हर व्यक्ति अब सिर्फ स्टाफ नहीं बल्कि संभावित कहानी का हिस्सा था। इंस्पेक्टर वर्मा ने साफ कहा कि जब तक हर मिनट का हिसाब साफ नहीं हो जाता, तब तक कोई बाहर नहीं जाएगा। यह बात सुनते ही नरेश की आंखों में डर नहीं बल्कि चिंता दिखी, वह चिंता जो व्यवसाय की नहीं बल्कि सच्चाई की होती है। मैंने वर्मा से कहा कि हमें आरमान कॉल को सिर्फ एक लाश नहीं बल्कि एक फैसला मानकर देखना होगा, कोई ऐसा फैसला जो उसने रात में लिया और जिसकी कीमत उसे सुबह चुकानी पड़ी। आरमान का बैग फॉरेंसिक टीम अपने साथ ले गई थी, लेकिन उसकी फाइल अभी मेरे सामने खुली थी। बिजनेस कंसल्टेंट, फ्रीलांसर, शॉर्ट होटल स्टेज, ज्यादातर कैश पेमेंट्स और एक पैटर्न जो तब दिखता है जब कोई लंबे समय तक कहीं टिकता नहीं है। मैंने करण को दोबारा बुलाया और इस बार उसकी बातों पर नहीं बल्कि उसकी पॉजेस पर ध्यान दिया। उसने कहा कि आरमान अक्सर रिसेप्शन पर आकर आसपास के स्टाफ को ऑब्जर्व करता था, सवाल कम पूछता था, सुनता ज्यादा था, जैसे जानकारी इकट्ठा कर रहा हो। यही वह लाइन थी जिसने एक स्मॉल लेकिन बहुत शार्प लाइट जलाई। क्योंकि नॉर्मल गेस्ट्स आसपास की बातें सुनने नहीं आते, वे अपने काम में व्यस्त रहते हैं। रोहित ने बताया था कि उसने रात को 5वीं मंजिल से लिफ्ट बेल सुना था, लेकिन लॉग्स कह रहे थे कि लिफ्ट कॉल नहीं हुई थी, मतलब बेल साउंड आर्टिफिशियली ट्रिगर हुई थी। वह किसी के दिमाग में घंटी बजाने के लिए काफी थी, लेकिन रिकॉर्ड्स में नहीं दिखनी थी। मैंने वर्मा के साथ कंट्रोल रूम में जाकर लिफ्ट सिस्टम एग्जामिन किया। पता चला कि इमरजेंसी टेस्ट मोड में बेल मैन्युअली ट्रिगर हो सकती थी, लेकिन उसके लिए पैनल एक्सेस चाहिए था, और पैनल एक्सेस सिर्फ मेंटेनेंस की से पॉसिबल था। मेंटेनेंस की वही थी जो लॉकर में रखी जाती थी, और उस लॉकर की एक्सेस 2 लोगों के पास थी, नरेश और महेश। नरेश डर से नहीं बल्कि फ्रस्ट्रेशन से पसीना पोंछ रहा था। वह बार बार कह रहा था कि बिजनेस बंद करने की टेंशन में उसने उस रात कोई लॉकर खुला नहीं देखा, लेकिन उसने यह नहीं कहा कि उसे लॉकर खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। महेश को अलग बैठाया गया। उसकी स्टोरी सिंपल थी लेकिन बहुत स्मूथ। उसने कहा कि सीसीटीवी फ्रीज रैंडम टेक्निकल ग्लिच था, ओल्ड सिस्टम में ऐसा कभी कभी हो जाता है, लेकिन फॉरेंसिक टेक्स ने बताया कि फ्रीज रैंडम नहीं था, वह डेलिबरेटली टाइम्ड था। मतलब किसी ने जानबूझकर डीवीआर टेम्पररीली लूप या पॉज पर डाला था। ऐसा काम वही कर सकता है जो सिस्टम से फेमिलियर हो या जिसने इंस्ट्रक्शंस फॉलो की हों। इसी बीच फॉरेंसिक रिपोर्ट ने दूसरा एंगल साफ कर दिया। पॉइजन की मात्रा कम थी लेकिन बहुत स्पेसिफिक। इसे किसी आम गेस्ट के पास होना रेयर था, लेकिन हाउसकीपिंग या मेंटेनेंस केमिकल इन्वेंटरी में ऐसा कंपाउंड मौजूद था। यह इन्वेंटरी वही जगह रखी जाती थी जहां सिर्फ मैनेजमेंट और नाइट गार्ड की पहुंच थी। अब पिक्चर धीरे धीरे साफ हो रही थी, लेकिन एक पीस अभी भी मिसिंग था। अगर स्टाफ इन्वॉल्व्ड था तो आरमान ने खुद को लास्ट गेस्ट क्यों अपीयर किया? इस सवाल का जवाब आरमान के फोन ने दिया। फॉरेंसिक टीम ने बताया कि उसकी फोन हिस्ट्री में एक अनसेंट ड्राफ्ट मिला था, सिर्फ एक लाइन। अगर मैं सुबह तक बाहर नहीं आया तो समझ लेना कि मैं अंदर हूं। यह मैसेज किसके लिए था अभी साफ नहीं था, लेकिन इतना तय था कि आरमान को अंदेशा था कि वह अकेला नहीं है। मैंने अचानक करण से पूछा कि क्या आरमान ने कभी बैक ऑफिस या स्टाफ एरिया घूमने की कोशिश की थी। करण ने हेजिटेशन के बाद कहा कि हाँ, एक दिन उसने कैजुअली पूछा था कि सीसीटीवी कहाँ कवरेज देता है। उस वक्त करण ने इसे क्यूरियोसिटी समझा था। क्यूरियोसिटी अक्सर प्रेपरेशन की पहली सीढ़ी होती है। धीरे धीरे एक थ्योरी बनी। आरमान किसी से मिलने होटल आया था, किसी ऐसे व्यक्ति से जो गेस्ट लिस्ट में नहीं था, और उसका चेकआउट एक कैमोफ्लाज था,
जिससे रात का मूवमेंट क्वेश्चनेबल न लगे। अब सवाल यह नहीं था कि वह क्यों मरा, सवाल यह था कि उसने किसे कॉर्नर कर दिया था। महेश से पूछताछ दोबारा शुरू हुई और इस बार वह साइलेंस में टूटने लगा, पर उसने अब भी कॉन्फेस नहीं किया, क्योंकि सिर्फ डर कॉन्फेशन नहीं कराता, गिल्ट तब करता है जब एस्केप इम्पॉसिबल लगे। वर्मा ने कहा कि वह सीसीटीवी लूप के एग्जैक्ट 5 मिनट्स रिक्रिएट करेगा, और जो उस रिक्रिएशन में बाहर नहीं आएगा वही अंदर था। सबको एक सर्कल में खड़ा किया गया। वही 5 मिनट्स टाइमलाइन रिवाइंड होने लगी, लाइट्स डिम की गईं, वही साइलेंस रिक्रिएट हुआ, और उसी साइलेंस में महेश की सांस बदल गई। उसकी निगाहें दरवाजे की तरफ नहीं बल्कि नीचे झुकी थीं। किरदार का टूटना अक्सर आंखों से पहले सांस में दिखता है, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि यह हत्या अकेले नहीं की गई थी, और लास्ट गेस्ट अब भी सिर्फ एक फकीर था। वर्मा ने कमरे की लाइट धीरे से कम करवाई और कहा कि अब किसी से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, अब सिर्फ वही किया जाएगा जो उस रात हुआ था, क्योंकि जब लोग बोलते हैं तो कहानी बनती है, लेकिन जब खामोशी को दोबारा जिया जाता है तो सच अपने आप बाहर आ जाता है। 5 मिनट का वही समय फिर से चलाया गया। रात 1:04, होटल पूरी तरह शांत, रिसेप्शन लाइट आधी, बैक गेट लॉक, और 5वीं मंजिल वह जगह जहां किसी को होना ही नहीं था। महेश को सबसे पहले हिलते हुए देखा गया। वह उस वक्त नाइट गार्ड नहीं लग रहा था, बल्कि कोई ऐसा आदमी जो इंतजार करते करते थक चुका हो। उसने स्वीकार किया कि सीसीटीवी उसने नहीं रोकी थी, उसने बस सिग्नल फॉलो किया था। नरेश का चेहरा सख्त हो गया, क्योंकि यही वो पॉइंट था जहां उसे पता था कि अब कहानी उसके बिना पूरी नहीं होगी। रेश ने खुद कहा कि आरमान किसी ऑडिट के लिए नहीं आया था, वह ब्लैकमेल करने आया था। उसे स्टाफ इन्वेंट्री, लॉकर एक्सेस, सीसीटीवी ब्लाइंड स्पॉट्स और मेंटेनेंस केमिकल्स सब पता चल चुके थे, और उसने साफ कह दिया था कि अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ तो वह सब अथॉरिटीज तक पहुंचा देगा। आरमान ने यह भी कहा था कि वह खुद को लास्ट गेस्ट दिखा देगा, ताकि अगर कुछ हुआ भी तो होटल रिकॉर्ड्स प्रोटेक्शन बन जाए, और पहली सस्पेक्ट हमेशा सिस्टम बने, इंसान नहीं। नरेश ने स्वीकार किया कि उसने पैनिक में महेश को कॉल किया था, सिर्फ डिटेरेंस के लिए, डराने के लिए, लेकिन आरमान डरने वालों में से नहीं था। वह 5वीं मंजिल पर वापस गया, अनलॉक्ड रूम में बैठा रहा, जैसे वह जानता हो कि अब अगला कदम क्या होगा। पॉइजन स्लो था, बहुत प्रेसाइज। वह ड्रिंक में नहीं बल्कि ह्यूमिडिफायर में इस्तेमाल किया गया था, ताकि कोई स्ट्रगल न हो, कोई स्क्रीम न हो, और टाइम ऑफ डेथ ब्रॉड विंडो में रहे। महेश ने कहा कि उसने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, उसे नहीं पता था कि क्वांटिटी इतनी होगी, लेकिन सच यह था कि उसने एक बार भी सवाल नहीं पूछा। और यही अपराध था। जब पॉइजन काम कर गया, उन्होंने कमरे को वैसा ही छोड़ दिया, ताकि सिस्टम यही बताए कि गेस्ट कभी लौटा ही नहीं, लेकिन यह भूल गए कि इंसान कभी सिर्फ रिकॉर्ड नहीं होता। वर्मा ने नरेश से पूछा कि की ड्रॉप कैसे एक्सप्लेन करेगा। नरेश ने कहा कि की आरमान ने ही डाली थी, ताकि वह ऑफिशियली गॉन दिखे, लेकिन बाद में वह वापस चला गया, एक्सपेक्टिंग कॉन्फ्रंटेशन, नॉट डेथ। यही उसकी गलती थी। उसने खुद को लास्ट गेस्ट बनाया, लेकिन विटनेस भी खुद ही बन गया। सुबह जब हाउसकीपिंग ने स्मेल नोटिस की, तब तक प्लान पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि बॉडी वही थी जिसे रिकॉर्ड ने डिलीट कर दिया था। महेश को उसी वक्त गिरफ्तार किया गया, नरेश को भी, दोनों अलग अलग गाड़ियों में। होटल की लॉबी पहली बार खाली थी, लेकिन इस बार वह एम्प्टी नहीं थी, वह एक्सपोज्ड थी। जब पुलिस जा चुकी थी, करण चुपचाप काउंटर साफ कर रहा था, जैसे किसी रात का बोझ उतार रहा हो। रोहित बाहर खड़ा आसमान देख रहा था, और होटल सनराइज पैलेस अचानक बहुत सामान्य लगने लगा। मैं बाहर निकलने से पहले एक बार 5वीं मंजिल की तरफ देखा, दरवाजा 502 अब बंद था, सील लगा हुआ।
लेकिन मुझे पता था, असली बंद कमरे दरवाजों से नहीं बनते, वे फैसलों से बनते हैं। अरमान आखिरी मेहमान नहीं था, वह आखिरी मान लिया गया था। और इसी भरोसे ने उसे मार डाला। कुछ कहानियां इसलिए डराती नहीं क्योंकि उनमें हत्या होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनमें भरोसा होता है। और जब भरोसा ही हथियार बन जाए तो दरवाजे खुले हों या बंद कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ऐसी धीमी, जुड़ी हुई और दिमाग के अंदर चलने वाली मर्डर मिस्ट्री ऑडियो बुक्स पसंद हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी किसी और जगह पर होगी, लेकिन इंसानी लालच वही रहेगा। और याद रखिए, जब सब चले जाएं और आप आखिरी बचे हों, तब ही सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है।